आज का नया टॉपिक हमारे सामने है द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। देखेंगे इंडिया के अंदर इंफ्रा की जो कंडीशन है वो कैसी कैसी है। अलग अलग जगह पर अलग अलग फील्ड में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये आपसे कह रहा है इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमने दो कंपोनेंट में बांटा है, मतलब दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बताई हैं जो इंफ्रा को काफी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। पहली यहाँ पर है एनर्जी और दूसरी यहाँ पर है हेल्थ। तो एनर्जी आपके इन्फ्लुएंस करेगी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ इन्फ्लुएंस करने वाली है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को। दोनों के बारे में बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। अब सबसे पहली चीज मैं हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूँ, सॉरी एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ। एनर्जी एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एक पार्ट होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। बेसिकली आप इसको कह सकते हैं ये एक लाइफलाइन है प्रोडक्शन एक्टिविटी की। हर सेक्टर में अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको वहां पर एनर्जी की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट आप यहां पर कह सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर में जो एनर्जी होती है वो काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट होती है ताकि ट्यूबवेल या फिर ट्रैक्टर रन कर सकें। सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं तो एनर्जी की आपको जरूरत पड़ती है मशीनें रन करने के लिए, और टर्शरी सेक्टर की बात करूंगा तो एनर्जी की आपको जरूरत पड़ती है कंप्यूटर्स वगैरह ऑपरेट करने के लिए। तो ये बिजली है, बिजली आप सभी लोग जानते हैं इसकी अहमियत क्या है आप सभी के काम में। अब मैं यहां पर आपसे बात करने जा रहा हूं कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले देखिए ये आपसे कह रहा है जो एनर्जी का सोर्स है वो दो भाग में हमने बांटा गया है, एक कमर्शियल है और दूसरा नॉन कमर्शियल है। ये आपसे कह रहा है कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कमर्शियल एनर्जी के पार्ट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाले जो गुड्स हैं भारी मात्रा में इनको हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं फैक्ट्री एंड फार्म में। कमर्शियल पर्पस की जब मैं बात करता हूं आप समझ जाना यहां पर बात व्यापार की हो रही है। तो इनका बहुत ज्यादा आदान प्रदान होता है व्यापार के टर्म्स में। दे हैव एन एस्टैब्लिश्ड मार्केट फॉर सेल एंड परचेज, कहते हैं इनकी एक अपनी पर्टिकुलर मार्केट है जहां पर ये लोग बेचे और खरीदे जाते हैं। मैं कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब की बात कर रहा हूं। उसके बाद देखिए यहां पर है फायरवुड, ये लकड़ियां होती हैं बेसिकली छोटी छोटी जिनसे गांव वगैरह में आप लोग चूल्हा जलाते हैं, या फिर एग्रीकल्चर वेस्ट है या एनिमल वेस्ट यहां पर हो सकता है। ये सब नॉन कमर्शियल एनर्जीज होती हैं। क्यों? ये वाले जो गुड्स होते हैं ये गांव के क्षेत्र में लोग बाग यूज करते हैं एज अ कंज्यूमर गुड। तो आप इनको बोल सकते हैं ये कैपिटल गुड्स में इस्तेमाल होते हैं और ये आपके कंज्यूमर गुड्स में इस्तेमाल होते हैं। कंज्यूमर गुड जो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज करता है और कैपिटल गुड्स जो आपके प्रोड्यूसर लोग यूज करते हैं। तो ये आपसे कह रहा है कि जो कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं कमांड प्राइस, यानी कि इनकी कोई कीमत होती है, लागत होती है, लेकिन नॉन कमर्शियल की कोई कीमत नहीं होती, ये आपको फ्री में मिल जाते हैं। कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी एग्जॉस्टेबल होते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। अगर आप इनका ओवर यूज करेंगे तो हो सकता है मे बी ये खत्म भी हो जाए। लेकिन नॉन कमर्शियल एनर्जी जो होती हैं वो रिन्यूएबल होती हैं, वो कभी खत्म नहीं हो पाने की। टी शेप इसका नीचे है, आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं। मैं आगे आपसे बात करूंगा कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होती हैं, कहते हैं जो हम बहुत लंबे टाइम से यूज कर रहे हैं। जैसे कि देखिए बहुत पुराने दिनों से इनका यूज हो रहा है, व्यापार हो रहा है, हम भी इनको काफी मतलब इनकी एक बहुत अपनी लंबी हिस्ट्री है, ठीक है। तो यहां पर कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी ये बेसिकली वो हैं जो अभी अभी आपने ऊपर कमर्शियल एनर्जी के बारे में सुना था। तो कमर्शियल एनर्जी और कन्वेंशनल एनर्जी के एग्जाम्पल की बात करूं तो वो बिल्कुल सेम है यहां पे। उसके बाद यहां पर नॉन कन्वेंशनल की बात दे रखी है। इसका मतलब होता है कि जो चीज हमने बिल्कुल अभी अभी खोजी है दैट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। यहां पर एग्जांपल आती है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और फिर बायोमास। सबके बारे में एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं यहां पर करने जा रहा हूं वो है कन्वेंशनल सोर्सेज के एग्जाम्पल के बारे में पता लगाऊंगा। तो यहां पर सबसे पहले आता है कोयला, ठीक है, कोल जिसको हम लोग कहते हैं। तो आइए कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। इंडिया के पास कोयला एक अच्छी मात्रा में है। 1950 से 51 की बात करूं तो जो कोयले की प्रोडक्शन थी वो 328 लाख टन थी। और आपको बता दूं एक टन के अंदर 1000 किलोग्राम्स आते हैं। इनकेस अगर तुमको कोई प्रॉब्लम हो टन नहीं लिखना, किलोग्राम में लिखना है, वो ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो यहां पर तुम लोग लिख सकते हो। तो आंकड़ा यहां पर है 1950 में जो कोयले का प्रोडक्शन था इंडिया में वो 328 लाख टन का था।
लेकिन अगर बात करूं मैं आपसे 2017 से 18 की, तो आप आंकड़ा देख सकते हैं कहां पर पहुंच चुका है, 6,764 लाख टन। तो जरूर नहीं ये आंकड़े आपको याद करने हो, अप्रोक्सीमेटली भी आप याद कर सकते हैं इसको, 7,000 लाख टन अप्रोक्स भी बोल सकते हैं आप लोग, या 6,800 लाख टन बोल दीजिए, वो ज्यादा एक अच्छी और एक्यूरेट फिगर मानी जाएगी। तो कुछ इस टाइप से आप लोग यहां पर ये आंकड़े वगैरह भरिए, तो कोई दिक्कत यहां पर नहीं आने वाली है। ये कह रहा है आउट ऑफ टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इंडिया के अंदर जितनी भी एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, आप ये मान लीजिए 67%, यानी कि मेजॉरिटी और जो एनर्जी की है, मेजॉरिटी वाली मात्रा में जो बिजली है वो किससे यहां पर बन रही है, कोयले से ही बन रही है। आपसे बता दूं, अगर 2018 का एक आंकड़ा है, इंडिया के पास टोटल रिजर्व कितना है कोयले का, वो है 319 बिलियन टन, जो कि एक काफी अच्छी मात्रा अपने आप में है। तो ये बात तो तय है भाई, कोयले की हमारे देश में कोई इतनी खास कमी नहीं है। अब देखिए यहां पर कोयले के कुछ कंज्यूमर सुन लीजिए कौन कौन है। कंज्यूमर से मेरा मतलब है कोयला असल में इस्तेमाल कहां कहां पर हो रहा है, इसके बारे में कुछ बात करेंगे। सबसे पहली चीज है थर्मल पावर स्टेशन, ये थर्मल प्लांट, इसको आपने सुना होगा, यहां पर बिजली बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद स्टील में इनका इस्तेमाल होता है, सीमेंट की फैक्ट्री, रेलवेज और या फिर फर्टिलाइजर या फिर ईंट वगैरह बनाने के लिए भी इनका काफी भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है। जो इंडियन कोयल है इसमें भारी मात्रा में आपको ऐश देखने को मिलेगा और हीट ये कम देता है, मतलब कि हीट यहां पर तो इसकी कम है और जो ऐश, जो राख फैलाता है, ये ज्यादा फैलाता है। इससे क्या है, थर्मल पावर स्टेशन को थोड़ी सी दिक्कत परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर कुछ गुड क्वालिटी की कोल भी होती है जो ऐश कम देंगी और हीट आपको ज्यादा देंगी, लेकिन वो चीज हमको इंपोर्ट करवानी पड़ती है, तो फायदा हमको यहां पर उस केस में नहीं मिलता। तो इंडिया में कोयले की मात्रा तो बहुत सारी है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो कोयला जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। आगे आपसे बात करता हूं पेट्रोलियम के बारे में। तो ये भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का ही पार्ट होता है, लेकिन जो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन है इंडिया में वो इसकी डिमांड से बहुत ज़्यादा नीचे है। अब इससे क्या होता है, ये चीज़ हमको बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करवानी पड़ती है। तो जो एनुअल प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल का वो भैया स्टैग्नेंट है। यहाँ पर स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो रुकी हुई होती है, ठीक है ना तो इंक्रीज हो रही ना डिक्रीज हो रही, बस वही रुकी पड़ी है। तो यहाँ पर जो एनुअल प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल का, यानी कि पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम को ही क्रूड ऑयल कहा जाता है, वो स्टैग्नेंट है। देखिए 2010 से 2018 तक वो स्टैग्नेंट है, 38 मिलियन टन के आसपास ही 8 या 9 साल से पिछले रुका हुआ है, वहीं इससे ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है। तो यहां पर देखिए डोमेस्टिक कंजम्पशन, यानी कि इंडिया में जो पेट्रोल को लोग बाग कंज्यूम कर रहे हैं, बेसिकली आप इसको यहां पर डिमांड कह सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, यानी कि जो डोमेस्टिक सप्लाई है, इसके बीच का जो गैप है वो काफी हद तक बढ़ चुका है और इसलिए हमको इस पर काफी ज्यादा इंपोर्ट्स पर डिपेंड होना पड़ता है। तो ये इंपोर्ट होता है तभी हम इसको यूज कर पाते हैं, इसलिए ये भी एक रीजन है कि क्यों पेट्रोलियम इतना ज्यादा महंगा वहां पर हो जाता है। आगे आपसे बात करूंगा नेचुरल गैस के बारे में। तो देखिए ये भी एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है फर्टिलाइजर बनाने में या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाने में या फिर एलपीजी का सिलेंडर जो आप घर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसको बनाने में इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। इसके रिजर्व्स भी हैं हमारे पास जो कि आपको मुंबई, गुजरात, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या राजस्थान में देखने को मिलेंगे। कोई भी 3 स्टेट याद कर लो, आपका काम यहां पर हो जाएगा। कहते हैं ऐसा नोट किया गया है एलपीजी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल। तो ये एक और फैक्ट देखिए आपके सामने रखा है कि एलपीजी को बनाया जा सकता है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल, यानी कि पेट्रोलियम से काफी सारे प्रोडक्ट बनते हैं और जो इनसे प्रोडक्ट बनते हैं उनको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। तो पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट एक एलपीजी को यहां पर बोला गया है। इसकी अपने आप में भी फुल फॉर्म यही है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल का बाय प्रोडक्ट जरूर होगा। बाजू में कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, इनको रीड आप जरूर कर लें, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है हमें। तो नई चीज यहां पर हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, और ये टॉपिक हमने लगभग अपना नेचुरल गैस कंप्लीट कर ही लिया था। आखिरी टॉपिक इसका आता है कन्वेंशनल के अंदर जो कि इलेक्ट्रिसिटी है। आइए उसके बारे में भी एक नज़र डाल लेते हैं।
तो ये सबसे यूजफुल आप बोल सकते हैं इसको कन्वेंशनल सोर्स है। यहाँ पर देखिए कोयला जो है वो ज़्यादातर आप अगर देखें तो फैक्ट्रीज वगैरह में यूज होता है, ठीक है। जो प्रोड्यूसर्स लोग हैं उन्हीं का ही रॉ मटेरियल माना जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हर फील्ड हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। इसके चलिए सोर्सेज के बारे में पता लगाएंगे। सबसे पहला है थर्मल पावर स्टेशन, जो अभी मैंने आपको बताया था कोयले से बेसिकली चलती हैं। उसके बाद है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये पानी से चलती हैं। और तीसरा यहां पर आ जाता है एटॉमिक पावर स्टेशन। ये कह रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद हम जो है ज्यादातर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर डिपेंड हो रहे हैं। देखिए ये चीज आपको वहीं वहीं मिलेगी जहां पर आप डैम बना सकते हैं। तो ये देखिए इंडिपेंडेंस के बाद डैम्स वगैरह काफी बने हैं, काफी फेमस डैम्स हैं जो आप लोग जानते हैं। और डैम के थ्रू ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को बनाना काफी हद तक पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। लेकिन हम जो है थर्मल, अब देखिए 67% जो इंडिया की पॉपुलेशन है, ये आंकड़ा आपको याद करना पड़ेगा, वो हेविली किस पर डिपेंड है, थर्मल पावर पर ही डिपेंड होती है। लेकिन हाँ धीरे धीरे हम ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ प्रभावित भी काफी हद तक जा रहे हैं। अब देखिए दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट द यूज ऑफ कोल इन थर्मल स्टेशन कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ये आपसे देखिए एक आंकड़ा रिवील कर रहा है, कह रहा है 67% जो है थर्मल पावर प्लांट पर डिपेंड है, जो कि कोयले से बिजली बनाता है। अब कोयला जो है वो धुआं छोड़ेगा तो उससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी होगा। अब देखिए क्या है, ये आपसे कह रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी वाली जो पानी से जो बिजली बना रहे थे, आजकल लोग बाग उससे शिफ्ट होके थर्मल की तरफ वापस जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज क्या है भाई, कोयले के रिजर्व हमारे पास बहुत सारे होते हैं। और दूसरी चीज यहां पर क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाने के लिए आपको बहुत सारा पैसा भी चाहिए होगा। और यहां पर ये एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है। अभी अगर आपको इमीडिएट कोई सोल्यूशन चाहिए तो वो आपको यहां से नहीं मिलने वाला है। तो आप एक तरीके से बोल सकते हो, एक तो खर्चा इसका मोटा होता है और दूसरा पानी की हमारे पास कमी है, लेकिन कोयले की हमारे पास कोई भी कमी नहीं है। इसलिए आज की डेट में लोग बाग पानी वाली बिजली छोड़ ये जो कोयले से बिजली बन रही है थर्मल पावर, इसकी तरफ ज्यादा इंडल्ज हुए पड़े हैं। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में। कुछ एग्जाम्पल तुम सभी को दिख ही रहे होंगे, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है और एनर्जी थ्रू टाइड्स एंड वेव्स है। सारी बातें बचपन में आप लोगों ने कर ही ली थी। और इधर देखिएगा आप, ये आपसे कह रहा है कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो है इसको हम पास्ट से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन हाँ इसका यूज बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं हुआ। Other sources of non-conventional energy are stated above are still in their experimental stage of commercial use। और बाकी की जो भी हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं आज की डेट में भी उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम इनको यहां पर यूज कर पाए। तो ये दो ही चीजें थी, एक सोलर एनर्जी है, एक विंड एनर्जी है, दो ही फेमस चीजें हैं जो आज की डेट में काफी हद तक ट्रेंडिंग चल रही हैं। तो ये टी शेप है, ये आप लोग यहां से कर ही लेंगे। और उसके बाद चलिए बायोगैस और बायोमास के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम यहाँ पे। ये कह रहा है ये एक एनर्जी की सोर्स है जो गोबर गैस प्लांट से आप लोग ऑब्टेन करते हैं। बेसिकली इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्लांट है, एक नॉर्मल आपकी मशीनरी है, उसके अंदर आपको जो गाय का गोबर होता है, गाय बैल जो भी एनिमल वेस्ट आप यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है, वो आप यहां पर डालिए। कहते हैं गैस को प्रोड्यूस करने के साथ साथ ये जो प्लांट है गोबर को मैन्योर यानी कि खाद में भी कन्वर्ट करता है। तो ये होता है आपका बायोगैस। ट्रेडिशनली भी लोग बाग इसको काफी हद तक यूज किया करते थे। अब मैं बायोमास की आपसे बात करता हूं। बायोमास एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो प्लांट और एनिमल से आता है। यहां पर एनर्जी बनाई जाती है थ्रू प्लांट सेंट्रीज। जो ऑब्जेक्टिव है बायोमास प्रोग्राम का वो ये था कि भाई यहां पर एफोरेस्टेशन को बढ़ावा दिया जाए, ताकि देखिए ताकि जो फ्यूल यहां से निकल रहा है, कहते हैं द फ्यूल फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड ऑन गैस टेक्निक कुड बी ऑब्टेन। बस एक सीधा उद्देश्य इसका ये था कि नेचुरल रिसोर्स यहां पर हैम्पर ना हो और एफोरेस्टेशन प्रमोट हो। इसी के लिए बायोमास का जो कॉन्सेप्ट था वो यहां पर लगाया गया। लगभग बातें ये एक ही हैं, इनमें कोई खास डिफरेंस यहां पर नहीं आता है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले पेज पर। टी शेप इसका बिल्कुल भी मत भूलना। अब एक चीज और हमारे पास आ जाती है जो कि है प्राइमरी एंड फाइनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यहां पर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, हम वो तो नहीं पढ़ने वाले हैं, हम डायरेक्ट यहां पर टी शेप ही टारगेट करेंगे।
तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी देखिए क्या है, ये नेचर के जो फ्री गिफ्ट्स आपको मिलते हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैसेस होती हैं। फाइनल रिसोर्स की बात करता हूं, कहते हैं ये आपके फ्री में आपको बेसिकली नहीं मिलने वाला है, आप इनको पहले कन्वर्ट करते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई नेचर ने आपको नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं दी है, लेकिन हाँ इसके काफी सारे रॉ मटेरियल जैसे कोयला है वो आपको दिया है, अब इस कोयले से आप इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं। तो प्राइमरी सोर्स फाइनल सोर्स में डिफरेंस तकरीबन क्या था ये आप लोग सभी समझ चुके हैं। ये आपसे कह रहा है इनको आप डायरेक्टली प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, यानी कि ये बेसिकली इनपुट्स हैं, इनपुट्स को आप डायरेक्टली यहां पर यूज करके प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन यहां पर इन इनपुट्स को आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करने के बाद ही आप इसको यहां पे यूज में ला सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल यहां पर नीचे दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया है एज अ एनर्जी, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को पहले ट्रांसफॉर्म किया था इन लोगों ने, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी पहले बनाई थी और उसके बाद उस इलेक्ट्रिसिटी का इन लोगों ने यूज यहां पे किया है। ये वाली जो सोर्सेज है प्राइमरी की बात कर रहा हूं, इन सोर्सेज को आप कन्वर्ट कर सकते हो दूसरी एनर्जी में, ठीक है, जैसे कि कोयला है वो आपका कन्वर्ट हो सकता है बिजली में, लेकिन ये जो सोर्सेज होती हैं ये एज अ फाइनल प्रोडक्ट के यूज में काम आती हैं, इनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप सोचें कि क्या मैं इलेक्ट्रिसिटी से वापस कोयला कन्वर्ट कर लूं तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं। तो ये था आपका एक छोटा सा टी शेप, बाकी हम ये थ्योरी इसके अंदर की नहीं पढ़ रहे हैं। अब एक नए टॉपिक से के साथ मैं आपके सामने आता हूं और देखेंगे समझेंगे ये चीजें क्या हैं। तो नया टॉपिक हम सभी के सामने आता है यहाँ पर और देखते हैं क्या है। देखिए जो पावर जनरेशन है, आप सभी लोग जानते हैं बिजली को बनाने में इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में हम डायरेक्ट बात करने जाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, इनएडिक्वेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यहाँ पर जो बिजली आप बना रहे हो वो इनएडिक्वेट है, ठीक है। तो समझते हैं सारी चीज़ें धीरे धीरे क्या है यहाँ पर। ये कह रहा है आपसे कि पावर जनरेशन कैपेसिटी जो आपकी है वो कुछ ये आंकड़ा आप यहाँ पर देख सकते हैं 3.5 लाख मेगावाट के आसपास है। मैंने आपको कहा था आप यहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू का यूज बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आंकड़ा तो याद होना थोड़ा दिक्कत वाली बात ही है, तो आप इसको 3.5 लाख मेगावाट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉपुलेशन यहाँ की बहुत ज़्यादा है तो जो बिजली की डिमांड है वो हर जगह बड़ी ही रहती है। कहते हैं इंडिया की जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, ठीक है, उन्होंने बोला था 2017 से 18 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था तो वहां पर जो पावर डेफिसिट था वो 0.6% से रह गया था, यानी कि जो बिजली मतलब कमी थी, आप एक तरीके से ऐसा मान सकते हैं 0.6% से पावर डेफिसिट थी वो। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो एनर्जी की कमी 0.7% से है। तो देखिए डेफिसिट में तो हमेशा ये मामला चल ही रहा है, डायरेक्ट आप यहां पर बात लिख सकते हैं। एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई हैज गिवन राइज टू मैनी प्रॉब्लम। अब देखिए यहां पर डिमांड करने वाले लोग बाग बहुत ज्यादा हैं लेकिन सप्लाई एज सच इनकी है नहीं, तो यहां से बहुत सारी प्रॉब्लम जन्म लेती हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन पर लोड बहुत ज्यादा हो जाना, वोल्टेज का कम आना, वोल्टेज में भारी फ्लक्चुएशन जिससे चीजें फ्यूज भी हो जाती हैं, या फिर पावर कट। भाई जो आप कहते हैं हमारे शहर में, हमारे जिले में, हमारे गांव में लाइट वगैरह नहीं आती या बहुत 8-8, 10-10 घंटे के लिए लाइट चली जाती है, तो वो ऐसी चीजें आपको यहां पर झेलनी पड़ सकती हैं। अब इसके बाद में बात करता हूं आपसे लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब देखिए इंडिया में यहां पर एक अंडर यूटिलाइजेशन है प्रोडक्शन कैपेसिटी की, यानी कि आप उसको पूरे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। अब देखिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का एक फॉर्मूला इन लोगों ने बता रखा है और वो फॉर्मूला क्या है, भाई जितनी भी आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाई है उसको आप डिवाइड कर दो प्रोडक्शन कैपेसिटी से। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा। तो 2018 से 19 का आंकड़ा सुनिए पहले। ये जो पीएलएफ है, पीएलएफ का मतलब क्या होता है, ऊपर लिखा है प्लांट लोड फैक्टर, इसकी फुल फॉर्म और फॉर्मूला दोनों याद होने चाहिए। 1 नंबर के लिए काफी हद तक इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन।
तो फॉर्मूला मैंने आपको पीएलएफ का बताया, प्लांट लोड फैक्टर, साथ ही साथ में फॉर्मूला भी इसका मैं बता रहा हूं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनी है उसको डिवाइड कर दो प्रोडक्शन कैपेसिटी से। तो 2018 से 19 में ये हमारे सामने 61% निकल कर आया। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 100% में से 60% इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं, 40% बाकी सारी वेस्ट हो जाती है। ये इसका असल में मतलब हुआ। तो आप देखिए जितनी एनर्जी आप बना रहे हैं उसकी आधी तो वेस्ट भी कर दे रहे हैं। तो ये होता है जब आप चीजों को कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं करते हैं। अंडर यूटिलाइजेशन है वो 40% तो वेस्ट ही जा रहा है। आगे आपसे बात करता हूं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। तो दिल्ली की अगर मैं बात करूं आपसे, ये कह रहा है जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है बिजली का वो 50% है। भाई जितनी टोटल बिजली बनाएंगे उसकी आधी बिजली तो इनकी वेस्ट ही हो जाएगी। भाई मान लीजिए पावर हाउस से मेरे घर पर बिजली आ रही है तो रास्ते में ही 50% एनर्जी तो वेस्ट ही हो जाएगी आपकी। ठीक है, ज्यादातर स्टेट में ये आंकड़ा 20% के आसपास का है। ये आंकड़ा मतलब वेस्टेज का आंकड़ा जो है वो 20% के आसपास तक का है। It may partly be due to our backward technology, but largely due to pilferage involvement of the official staff। ये कह रहा है इसके देखिए दो रीजन यहां पर हो सकते हैं। पहला है यहां पर बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, भाई आपके पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, और दूसरा है आपके पास भैया करप्शन, जो कि एक इंडिया में काफी हद तक पीक पर बात चलती है करप्शन की। तो आगे आपसे बात करते हैं। देखिए अब चौथी चीज यहां पर आ रही है लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये कह रहे हैं जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है बिजली का वो गवर्नमेंट की एक मोनोपोली मानी जाती है। मोनोपोली से आप सभी लोग परिचित हैं, जहां पर बेचने वाला व्यक्ति तो एक है जो कि गवर्नमेंट है, ठीक है, और खरीदने वाले बहुत सारे लोग बाग हैं, यानी कि हम जो नॉर्मल लोग बाग हैं वो। ये कह रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के द्वारा की जाती है। यूपी में भी ऐसे 4 इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं अगर आप जानते हैं तो, ठीक है। ये कहता है आज के दिन में मतलब आज के जमाने की अगर बात कर लें, अभी करंट टाइम की अगर मैं बात करूं आपसे, तो जितने भी इलेक्ट्रिक बोर्ड्स हैं ये सब बहुत घाटे में चल रहे हैं। इनके पास इतना फंड नहीं है कि ये बिजली वगैरह भी खरीद सकें। 2016 से 17 का आंकड़ा सुनिएगा क्या है। इन ये वाले जो बोर्ड्स हैं सुनिए, इनका ओवरऑल लॉस कितना था, तकरीबन 40,000 करोड़ के घाटे में चल रहे थे आपके हिंदुस्तान के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। कहते हैं सबसे पहली चीज क्या क्या फैक्टर, मतलब आप पूछेंगे इसका रीजन क्या है कि क्यों 40 हजार करोड़ का यहां पर नुकसान हो रहा है, जबकि लोग बाग बिजली का बिल टाइम से भरते हैं। काफी स्ट्रिक्ट कायदे कानून भी है यहां पर इसके लिए। तो देखिए सबसे पहली चीज कॉमन चीज है बिजली की चोरी। उसके बाद है जो बिजली आपकी ट्रांसमिट करते टाइम लॉस हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। और तीसरी चीज है जो ये फ्री में जो बिजली वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सोशल मोटिव यहां पर जो गवर्नमेंट हमारी रखती है, दिल्ली में भी है कि 200-250 यूनिट्स तकरीबन आपको फ्री मिलेंगी। पता नहीं कितनी बात सच है कितनी नहीं है। तो ये वाली एक बात यहां पर आ जाती है। तो ये थे इसके रीजन, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। अब यहां पर इसके सॉल्यूशन, अभी हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम पे, तो अब हम बात यहां पर करने जा रहे हैं इसके सॉल्यूशन पे। भाई सॉल्यूशन क्या है, मतलब क्या कर सकता हूं मैं अपने देश में जो पावर जनरेशन है उसको ठीक ठाक करने के लिए। तो चैलेंजेस हैं मेरे सामने, क्या क्या मुझको करना पड़ेगा, उनके बारे में एक छोटी सी बात मैं यहां पर करता हूं। तो देखेंगे सबसे पहला पॉइंट है यहां पर इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो ये आपसे वही बात कह रहा है, देखिए ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इसको हमको काफी हद तक इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि इसकी सप्लाई इंक्रीज हो और डिमांड से हर तरीके से मीट कर पाए। दूसरी बात है यहां पर इंप्रूव प्लांट लोड फैक्टर। ये मैंने आपको पीछे ही बताया था, ठीक है। तो ये आपको बताता है कि कितनी मतलब कितना आप ये वेस्ट कर रहे हैं अपनी बिजली को। तो इस PLF को आपको क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। जितना ये इंप्रूव होगा उतनी ध्यान दीजिएगा वेस्टेज आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तीसरी बात यहां पर है ये जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है उसको मिनिमाइज करना। और ये मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं आप, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर कर, यही इसका एकमात्र समाधान माना जाता है। चौथी बात यहां पर है इंप्रूव सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू पावर प्लांट। ये आपसे कह रहे हैं जो थर्मल पावर प्लांट है इंडिया में इसको भी शॉर्टेज रहती है इनपुट्स की। अब इसके लिए इनपुट क्या हुआ, कोयला, तो इसको कोयले की बड़ी शॉर्टेज है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ऐसी जो विभाग है हमारे बिजली विभाग है उनके पास रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रॉ मटेरियल उनके पास अच्छा खासी मात्रा में होना चाहिए।
प्लस यहां पर देखिए आपसे एक बात कही गई है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दीजिए। तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पावर जनरेशन में, तो जो गवर्नमेंट है उसको भी इसका सहयोग देना चाहिए। अब इससे क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो पावर जनरेशन में एनकरेज आपको करनी पड़ेगी। ग्लोबल लेवल पर अगर आप कंपटीशन ला दें और इसका प्राइवेटाइजेशन करवा दें तो मैं मानता हूं यहां की जो एफिशिएंसी है वो कई हद तक इंक्रीज हो जाएगी। तो ये है आपके टॉपिक और आगे